लक्ष्मी जी हाथी पर बैठकर घर में आती हैं, न साइकिल चलाते हुए घर में आती हैं, न लक्ष्मी जी हाथ हिलाते हुए हेलो हाय बोलते हुए घर में आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तो उस समय हल्के फुल्के तरीके से हम लोगों ने बात कही थी, और बहनों भाइयों आपने देखा होगा कि वह भी वादा पूरा हो गया। क्या यह सच नहीं है? घर में मकान का होना, घर में पानी का आना, घर में अन्न का आना, घर में पैसे का आना, घर में इलाज के लिए अच्छी खासी व्यवस्था हो जाना, यही सब तो लक्ष्मी का आना कहा जाता है ना, कि और कुछ कहा जाता है? यहां जो लोग खड़े बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें बहुत सारे लोगों को अपना सिर ढकने के लिए, अपने परिवार के लिए पक्का छत मुहैया हो गया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को भी, गरीब परिवार की माताएं बहनें जो पहले अंगीठी जलाकर, लकड़ी जलाकर, धुएं में खाना बनाती थी, आंखों से आंसू टपकते रहते थे, फेफड़े में गैस जाती थी, जो जिंदगी 80, 85, 90 की जीनी चाहिए वो 50, 55 में इस दुनिया से चल बसती थी। किसने चिंता की? बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, सरकार बनाइए, बनने दीजिए, होली और दीपावली पर एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराइए। कई ऐसी योजना, आयुष्मान भारत योजना, मैं दावे के साथ कहता हूं यहां पर कुछ लोग होंगे, सबको नहीं, कुछ लोग होंगे जिनको भी आयुष्मान भारत का कार्ड मिला होगा। जिनको भी इलाज हाथ उठा दीजिए। वाह, अरे काफी लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला। यह इलाज केवल खलीलाबाद यही धनगटा में नहीं होगा। आपका इलाज यदि आप मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, बंगलोर में कहीं पर होंगे, बीमार हो जाएंगे, कार्ड दिखाएंगे, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो जाएगा। यह है आयुष्मान भारत। एक से एक योजना। कोरोना काल में बहनों भाइयों, विगत 100 वर्षों में ऐसी महामारी नहीं आई, लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रभावी कदम उठाए हैं, आपको जानकर खुशी होगी, उसकी प्रशंसा केवल भारत में नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका, रूस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया सब अभी कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। भारत को कमोबेश काफी हद तक राहत मिल चुकी है। अब इस समय हो भी रहा है लोगों को, तो 4-6 दिन का जुकाम हो रहा है, उसके बाद मामला सब दुरुस्त हो रहा है। यही सच है। और जिस समय कोरोना का संकट पैदा हुआ था हमारे यहां, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिस समय हमारे यहां कोरोना का संकट पैदा हुआ था, बहनों भाइयों आपको जानकारी होगी, हमारे यहां टीका वैक्सीन जिसे कहते हैं, नहीं बनता। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें अधिकांश लोगों को 1 बार, 2 बार, 3 बार टीका लग गया। यह सच है कि नहीं? और आपको जानकर यह खुशी होगी, आपको गौरव की अनुभूति होगी। पहले हमारे यहां टीका नहीं बनता था, भारत में वैक्सीन नहीं बनता था। आज हम टीका और वैक्सीन बना रहे हैं भारत में, भारतवासियों को लगा रहे हैं, और दुनिया के ताकतवर देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको भी मुहैया कर रहे हैं। यह है बात। अब इतने ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगवा दिए हमारी सरकार ने, अब हो जाएगी महामारी तो उसका मुकाबला कर लेंगे। वैसे विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता, लेकिन जो कुछ भी अपने हाथ में हो वो तो करना ही चाहिए। उसकी सारी पक्की व्यवस्था हमारी सरकार ने कर दी। लॉकडाउन था, सारे कामकाज ठप, पैदल लोग अपने घरों को वापस लौट रहे। टेलीविजन के पर्दे पर आपने देखा। बहनों भाइयों, किसने चिंता की? काम बंद हो गए, कहां से खाएंगे, कैसे बच्चों का पालन करेंगे, कैसे परिवार की परवरिश करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया कि जब तक यह संकट समाप्त नहीं होता है,
हिंदुस्तान के 80 करोड़ परिवारों को महीने में 2-2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। बहनों भाइयों, दुनिया में इस प्रकार की योजना कहीं, दुनिया में इस प्रकार की योजना कहीं नहीं है। या केवल भारत, अद्भुत भारत है बहनों भाइयों इस तरह। और आपको जानकर खुशी होगी, भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी। आज यदि भारत कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है। दुनिया में भारत के प्रति धारणा बदल गई है। यूक्रेन का संकट है, रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष हो रहा है, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री सरकार प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रायः दिन में प्रधानमंत्री जी बैठकर समीक्षा करते रहते हैं कि वहां जो संकट पैदा होता, कैसे हमारे भारतवासी हमारे भारत को वापस आ जाए। मुफ्त में उन्हें लाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कठिनाइयां हो रही हैं। कैसे बॉर्डर पर पहुंचे लोग? वहां पर कोई एयर स्ट्रिप, एयरपोर्ट बचा ही नहीं है यूक्रेन में, यहां हवाई जहाज उतर सकते। फिर भी बराबर यूक्रेन के गवर्नमेंट से बात करना, पड़ोसी देशों के गवर्नमेंट से बात करना, अपने हवाई जहाज भेजना, उनको मुफ्त बुलाना, यह सब सारा सिलसिला वहां पर चला। और भारत अब दुनिया की नजरों में कमजोर भारत नहीं रहा। भारत दुनिया की नजरों में अब ताकतवर भारत बन गया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं भारत का गृह मंत्री था 2017 में। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आकर कश्मीर में, उरी और पुलवामा में हमारे अर्धसैनिक बलों के ऊपर, सीआरपीएफ के जवान थे हमारे, उनके ऊपर कायराना हमला कर दिया। बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हुए। बहनों भाइयों, चटपट में पहुंचा हुआ और गृह मंत्री रहते हुए जो मैंने कंधा उन जवानों को लगाया था, आज भी उसकी याद आती है तो मुझे शांत है। और उसके बाद रात को आकर प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हम लोग और हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत के सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके उनका सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत का चरित्र रहा है कि आज तक दुनिया के किसी देश पर ना तो हमने कभी कोई आक्रमण किया, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया। लेकिन आज भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत बाउंड्री के इस पार भी उसका जवाब दे सकता है और बाउंड्री के उस पार भी भारत जवाब दे सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। और बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारा प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े मेरे बहनों भाइयों, हम लोग भारत माता का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। लेकिन तकलीफ तब होती है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल जी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि भारत और चीन के बीच जब संघर्ष हुआ था लद्दाख में, तो भारत के सेना के जवान 11 मारे गए और चीन के 3-4 मारे गए। मेरे भाइयों, रक्षा मंत्री होते हुए भी मैंने कभी नहीं किसके कितने जवान मारे गए। इन्होंने यह बात कह दी। बहनों भाइयों, सच को लंबे समय तक नहीं दबाया जाता। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार जिसका नाम क्लेक्सान है, उसमें खोजी पत्रकार ने
यह लिख दिया उनके बोलने के 1-2 दिन पहले आगे पीछे उसने लिख दिया कि भारत और चीन के बीच जो लद्दाख में संघर्ष हुआ था उसमें चीन के 38 से लेकर 50 लोग मारे गए। बहनों भाइयों, ऑस्ट्रेलिया की बात है। अब इनकी बोलती बंद, अब कुछ बोल ही नहीं। हमसे पूछते मेरे कहा मैं नहीं बताऊंगा। बहनों भाइयों, रक्षा मंत्री के बोलने का मतलब होता है कूटनीतिक दृष्टि से यह किस रूप में लिया जाए, क्या हो, कैसे हो। ये लोग समझते हैं कमजोरी। लंबे समय तक ये लोग भी सरकार चला चुके और मैं मानता हूं देश की सुरक्षा का संकट खड़ा हो, एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न खड़ा हो देश का, सारे राजनीतिक पार्टियों को सारे मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और यह भी कह दिया कि जब से मोदी जी आए हैं तब से चीन पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ गई। मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और ना आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री की आलोचना की है, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य को, सेहत को यदि ठीक बनाकर रखना है, संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति भी सम्मान व्यक्त करते हुए यह हकीकत आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमारे समय की नहीं है, मोदी जी के समय की नहीं है। बहनों भाइयों, जिस समय पाकिस्तान ने जो सक्सराम घाटी पर कब्जा किए हुए था उसने चाइना के हवाले किया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, मोदी जी नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम हाईवे जिस समय बना था पाक और चीन की दोस्ती के कारण, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बनना प्रारंभ हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, यदि भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी यदि राहुल गांधी को नहीं है, कम से कम आजाद भारत के इतिहास की जानकारी तो उन्हें करा दीजिए। क्या करते हैं लोग? क्या सत्ता हासिल करने के लिए सारी मर्यादाओं को ताक पर रख देना चाहिए? बहनों भाइयों, फैसला आप क्या? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जहां तक प्रश्न है, तो मैं समझता हूं राष्ट्रीय राजनीति से लोगों का कोई लेना देना। कहने को कहते हैं हम समाजवादी, लेकिन मैं समझता हूं समाजवाद से इनका कोई लेना देना। समाजवाद इन्हें छू तक नहीं गया। समाजवादी वह होता है जो जनता को भय और भूख से निजात दिलाए, छुटकारा दिलाए, वही समाजवादी होता है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी आती है, जनता के भी भय बढ़ जाता है। यह गुंडा क्या करेगा, यह बदमाश क्या करेगा। अरे मैंने देखा पुलिस के अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर इनसे घबराते थे, कहीं हमारा ट्रांसफर न करा दे। बड़े बड़े माफिया धमकी देकर जाते थे, घबराओ मत बच्चों, मैं तुमको देख लूंगा। और उस समय तो बिल्कुल ट्रांसफर उद्योग चलता था, उद्योग बन गया। मैं बधाई देना चाहता हूं योगी जी, करिश्मेटिक काम किया है, करिश्माई काम किया। और जो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के हालात बेहतर हुए हैं बहनों भाइयों, उसकी चर्चा सारे हिंदुस्तान में हो रही है। चार्ज की चर्चा सारे हिंदुस्तान में हो रही है। और हम राज्य का विकास करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त। यदि कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तो राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारा उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार नया इतिहास लिखने जा रहा है। आप कहेंगे नया इतिहास कैसे लिखने जा रहा है? क्योंकि पिछले 30-40 वर्षों में लगातार
2 बार किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं बनी है। पहली बार 40 वर्षों में इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनने जा रही है। नए भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश का मतदाता अपनी नई भूमिका का निर्वाह, ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह करने जा रहा है। इस बार का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं, अद्भुत करिश्माई काम आप लोगों ने किया है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मैंने भाइयों इस बार तो प्रत्याशी में मत देखो। प्रत्याशी तो है, पार्टी ठीक होनी चाहिए। और आज सीना ठोक कर आप कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी भारत की ही नहीं, सारी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। सारे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। दुनिया की सर्वेक्षण एजेंसियां जो समय समय पर सारे राजनीतिक पार्टियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करती रहती हैं, भारत के राजनीतिक पार्टियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करने के बाद कहा है कि हिंदुस्तान में विकास और सुशासन की राजनीति करने वाली, सबसे बेहतर राजनीति करने वाली यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और आपका प्रत्याशी तो अव्वल प्रत्याशी अव्वल हो कि नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं बा कि हम झूठ बोलते हैं। कौनो बात हमारे गलत हो तो प्रेस के वितरण के भी कहा कि आप लोग अखबार में लिख दिया कि राजनाथ सिंह आए थे, गलत बोलकर गए हैं, हमारी गलती होगी तो स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन का ये मेरा स्वभाव है कि आज तक जनता के आंखों में धूल झोंक कर मैंने राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। किसी को गाली गलौज करके भी मैंने राजनीति नहीं की। हाँ, होगी बेटा, होगी। हाँ, नहीं है, होगी। तब चलें। आप लोग हिल ही नहीं रहे हैं बैठे हुए। तब जिता देंगे पक्का। एक बार सब लोग हाथ उठा के ताली बजा दीजिए तो मैं मान लो। खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब देखिए